Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about appointment of Supreme Court judges. This is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 जजेस को अपॉइंट किया है, जस्टिस आलोक आराधे एंड जस्टिस विपुल M पांचोली. दे हैव बीन एलिवेटेड फ्रॉम हाई कोर्ट टू नाउ एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ 34 जजेस वो कंप्लीट हो गई है. कुछ दिनों से 2 जजेस की वैकेंसी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे ये संविधान में नहीं लिखा गया है सीधा सीधा. नंबर ऑफ जजेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिसाइडेड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट. और उस हिसाब से अभी पार्लियामेंट का जो कानून है, जो आखिरी टाइम अपडेट किया गया था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 2019, उसके हिसाब से current strength of Supreme Court is 34 as far as number of judges are concerned. तो चलिए, ये तो बात हो गई स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की, जो मौजूदा टाइम में 34 है एज पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 2019. कमिंग बैक टू दीज 2 न्यू अपॉइंटमेंट्स, जस्टिस विपुल M पांचोली will become Chief Justice of India फ्रॉम 2031 टू 2033. क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. तो 2031 में जस्टिस विपुल M पांचोली, जो अभी एलिवेट हुए हैं टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज, ही विल ऑल्सो बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को जब फॉलो किया जा रहा था, उस वक्त कोलेजियम में से एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BV नागरत्ना ने डिसेंट रेज किया था. तो आई होप कि आपको कोलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया होगा, अदरवाइज मैं आज रिवाइज भी करवाऊंगा. कोलेजियम सिस्टम में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज मिल करके फिर वो रेकमेंड करते हैं to the President of India for appointment in the Supreme Court if there is any vacancy in the Supreme Court. और कोलेजियम सिस्टम में बेसिकली अगर 2 जज काउंटर ओपिनियन दे दें या डिसेंट यानी कि डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करें, तो उस केस में वो अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है. नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका नाम प्रपोज करते हैं उस पर कोई डिसेंट होता है नहीं, यानी कि उसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन बाकी मेंबर्स ऑफ कोलेजियम रेज उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं. बट इस पर्टिकुलर केस में देयर वाज अ डिसेंट सीन अगेंस्ट द नेम ऑफ जस्टिस विपुल M पांचोली. और वो डिसेंट बेसिकली इस ग्राउंड पे रेज किया गया कि अगर ऑल ओवर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो जस्टिस विपुल M पांचोली इज़ 57th इन सीनियोरिटी लिस्ट. दैट मीन्स मैनी अदर सीनियर जजेस हैव बीन ओवरलुक्ड. और इसी कारण से जस्टिस BV नागरत्ना वाज पार्ट ऑफ कॉलेजियम सेड कि अगर ये अपॉइंटमेंट किया जाता है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज काउंटर प्रोडक्टिव टू जस्टिस. इट मे ऑल्सो डैमेज कॉलेजियम्स क्रेडिबिलिटी. तो जिनको कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट पता है क्लासरूम डिस्कशन के कारण, क्लास में अगर पॉलिटी हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार ज़रा कोलेजियम रिलेटेड एनालिसिस फिर से करते हैं और अंत में वापस से इस करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजियम विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट. क्विकली अगर देखा जाए, जो भारत के जो हायर जुडिशरीज हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है. एलिजिबिलिटी देखी जाए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए तो वन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट बी अबव 65 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट बी अ जज ऑफ 1 or more हाई कोर्ट फॉर 5 years in continuous manner. Yeah, they must be an advocate in high court for at least 10 years, or
द पर्सन शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी इन ऑर्डर टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज बनने के लिए अगेन वन हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया and should have held a judicial office in territory of India for 10 years or should have been advocate in high court for 10 years and should not be above the age of 62 years and there is no minimum age fixed for becoming a high court judge। तो ये सब तो बेसिक बातें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज। अब संविधान के कुछ प्रोविजंस में आते हैं। आर्टिकल 124 deals about establishment of Supreme Court and it also highlights the basic appointment process for the judges। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज नेसेसरी। अब ये जो वर्ड कंसल्टेशन लिखा हुआ है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में, इसको लेकर के फिर एम्बिग्विटी रेज हुई, डाउट रेज हुआ कि इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। क्या कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, दैट मीन्स दूसरे शब्दों में कहें तो क्या प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइल मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड सिर्फ एडवाइस लेने के लिए बाउंड हैं या फिर ही इज ऑल्सो बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस। क्योंकि कंसल्टेशन वर्ड तो ओपन है, सब्जेक्टिव है, तो इसको लेकर के जब डिफरेंसेस हुए, डाउट्स हुए, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि यू नो अल्टीमेटली इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ अथॉरिटी टू इंटरप्रेट those provisions and that is why Supreme Court is known as guardian of the constitution, right? And similarly अगर हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाना है तो that appointment is also going to be done by President of India in consultation with Chief Justice of India। तो यहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है? इज इट जस्ट ओपिनियन सीकिंग या फिर इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन? इज इट कंकरेंस? ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट इज़ नोन पॉपुलरली बाय दिस नेम फर्स्ट जजेज केस ऑफ 1981। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्स्ट जजेज केस में कहा कि कंसल्टेशन वर्ड मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 एंड 217 डज नॉट मीन कंकरेंस। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट will appoint judges in high court and supreme court और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन वो मांग सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मांगे ही। और अगर ओपिनियन मांगते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस ओपिनियन को माने ही। तो पहले जजेस केस में तो एग्जीक्यूटिव्स को फाइनल से दे दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि इन दिस वे एग्जीक्यूटिव्स विल हैव फाइनल से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज एंड दैट में लीड टू इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इनटू जुडिशियरी। इट में इन्फ्रिंज ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फर्स्ट जजेज केस वाले फैसले को रिवर्स किया इन सेकंड जजेज केस 1993। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू कंसल्ट या टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एंड ही इज बाउंड टू फॉलो the advice of Chief Justice of India. But Chief Justice of India also will not alone give his or her advice regarding appointment. Chief Justice of India will consult some senior most judges in the Supreme Court before making any suggestion कि अगर कोई पोस्ट खाली है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के साथ बातचीत करके
और फिर नाम प्रपोज करेंगे। तो बेसिकली एक शब्द निकल कर के आया सेकंड जजेस केस में, कोलेजियम सिस्टम। दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस टुगेदर विल फॉर्म कोलेजियम and they will make suggestions and to the president of India regarding appointment, and that suggestion will be binding on president of India. फिर थर्ड जजेस केस आया 1998 में एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंट के तरफ से के थ्रू एग्जीक्यूटिव्स ने पूछा कि आखिर कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करेगा, उसमें कितने जजेज होंगे। एंड देन इन थर्ड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड कि कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे एंड वो मिल करके फिर सजेशंस देंगे। और कोलेजियम में बेसिकली हो जाएंगे 5 जजेज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और अगर कोई भी पोस्ट खाली होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए ये 5 जजेस कि ग्रुप जिसको कहा जाएगा कोलेजियम, वो एडवाइस करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। इस 5 में से अगर 2 जज भी डिसेंट रेज करते हैं किसी नाम को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को लेकर के, देन इन दैट केस दैट अपॉइंटमेंट विल नॉट बी डन। यही डिसेंट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वैकेंसी आई, इनफैक्ट 2 वैकेंसी आई, उसमें से एक वैकेंसी तो फिल की गई बाय जस्टिस आलोक आराधे, ही वॉज अर्लियर अ हाई कोर्ट जज। दूसरी वैकेंसी फिल की गई बाय जस्टिस विपुल एम पांचोली, अगेन अनदर हाई कोर्ट जज। इनको लेकर के कोलिजियम में से 5 में से एक जज ने डिसेंट रेज किया इनके नाम के अगेंस्ट। अगर 2 ने रेज कर दिया होता तो फिर इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता। तो कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के दौरान 5 जजेज होंगे और वो 5 में से 2 भी अगर डिसेंट रेज करते हैं तो इट इज दैट अपॉइंटमेंट विल नॉट बी डन। थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट CGI's रिकमेंडेशन विदाउट कोलेजियम कंसल्टेशन इज नॉट गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। CGI को कोलेजियम कंसल्ट करना ही होगा बाकी 4 जजेस को, और उसमें से अगर 2 भी डिसेंट एक्सप्रेस करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के लिए। तो इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम केम इनटू एप्लीकेशन। अब कोलेजियम सिस्टम ने जब फंक्शनिंग शुरू किया तो उसको लेकर के खूब सारा क्रिटिसिज्म हुआ। पहला क्रिटिसिज्म कि द एग्जीक्यूटिव्स हैव बीन कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि भारत एक ऐसा देश बन गया, या भारत के अंदर जो जुडिशरी की फंक्शनिंग में ऐसा सिस्टम आ गया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट दैट वेयर जजेस देमसेल्व्स आर अपॉइंटिंग जजेस। अब देखिए इस पूरे केस में जिस तरीके से अब कोलिजियम सिस्टम बन गया है, यहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट जजेस ही कर रहे हैं, कोई और विंग, ना लेजिस्लेटिव विंग ना एग्जीक्यूटिव का कोई रोल है इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिकॉज कोलेजियम जो कहेगा प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। हाँ, बैकग्राउंड एक बार चेक होगी, एग्जीक्यूटिव्स अपने तरफ से उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। जैसे कि हमारे देश में अगर आपको नौकरी मिल जाती है कोई गवर्नमेंट जॉब, तो उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वैसे ही एक तरीके से वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो कोलेजियम ने नाम सजेस्ट किया है उन लोगों को अपॉइंट करना ही एग्जीक्यूटिव्स को, तो एग्जीक्यूटिव्स आर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड एंड नाउ जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। तो देयर इज स्कोप ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। अभी इस केस में भी जस्टिस BV नागरत्ना तो यही कह रही हैं कि आप 57th नंबर पे जो इंसान है सीनियरिटी लिस्ट में उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ सकता है और ये जस्टिस के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को माना जा सकता है। एंड दिस कोलिजियम सिस्टम इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ऑल द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, शुड कीप बैलेंस एंड चेक ओवर ईच अदर। जब से कोलिजियम सिस्टम फंक्शन करना शुरू किया है तब से
we are witnessing that the representation of women also has been disproportionately low. So that is another criticism of collegium system. अगर हम बाकी देशों की बात किए करें, जैसे यूएस में बात करें, तो द एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट बट ओनली विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. तो आपके सिलेबस में जीएस पेपर 2 में लिखा है एक टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शनिंग विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो वहाँ पे ये याद रखना, प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट करते हैं यूएस में, बट आफ्टर कंसल्टिंग द सेनेट दैट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी. ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द जजेज आफ्टर कंसल्टिंग लेजिस्लेचर. तो बाकी ज़्यादातर देशों में यही है, जो एग्जीक्यूटिव्स हेड हैं वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, बट आफ्टर कंसल्टिंग विद द लेजिस्लेचर. तो पॉइंट ये है, बेस लाइन इज दिस कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया इज देयर, जहाँ पे जजेस अपॉइंट जजेस. और ये क्रिटिसिज्म हो रहा था, कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो एक ब्लैक बॉक्स बनते जा रही थी जिसके ऊपर बाकी किसी विंग का कोई से नहीं था. और इसको चेंज करने के लिए फिर भारत सरकार ने साल 2014 में एक स्टेप लिया. संविधान को अमेंड किया गया विथ हेल्प ऑफ 99th अमेंडमेंट, और एक अलग से बॉडी बनाने की कोशिश की गई जिसका नाम रखा गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC. NJAC was brought after Justice M.N. Venkatachalya Commission that was constituted to review collegium system. उनके रिकमेंडेशन पे फिर 99th अमेंडमेंट लाया गया संविधान में, और NJAC में बेसिकली एक ग्रुप, एक बॉडी बनाई गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, विच वुड इंक्लूड 3 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ सेंट्रल लॉ मिनिस्टर एंड 2 सिविल सोसाइटीज एक्सपर्ट. And NJAC would now replace the collegium. NJAC would replace the collegium regarding appointment of Supreme Court and High Court judges. तो इस तरीके से कोलिजियम सिस्टम को रिमूव करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक अलग से बॉडी बनाने की कोशिश की गई विद द गोल टू ब्रिंग सम ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. बट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि इट ऑल्सो स्ट्रक डाउन NJAC प्रोविजन. किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 6 मेंबर की बॉडी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो तो ठीक है, बट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉ मिनिस्टर प्लस द 2 अदर एमिनेंट पर्सन. उनके अपॉइंटमेंट में भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स का रोल रहेगा, बिकॉज दीज 2 एमिनेंट पर्सन विल बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी दैट विल कंप्राइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव्स आर गोइंग टू हैव से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, 6 लोगों में से एक तो सीधा सीधा लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव हैं, और बाकी जो 2 एमिनेंट पर्सन हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे बाय अ कमिटी, जिस कमिटी में से 3 में से एक तो प्रधानमंत्री खुद हैं. तो एग्जीक्यूटिव्स विल हैव ओपिनियन इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड इट विल इन्फ्रिंज द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशियरी, एंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशियरी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग जस्टिस इन द कंट्री. ऐसा आर्ग्यूमेंट देकर के सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज NJAC दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, that they are infringing autonomy of the judiciary. So as I told you, NJAC did not get implemented because Supreme Court struck down NJAC. जिस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया इन द ईयर 2015, इसको कभी कभार 4th जजेस केस भी कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution, part of the basic structure, and this NJAC breaches that basic structure because it gives executives primacy in appointment of judges, and that is why it was struck down. तो अभी भी कोलिजियम सिस्टम ही चल रहा है. कोलिजियम सिस्टम के फंक्शनिंग को लेकर के बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं. अभी भी आप देखिए इस करंट केस में भी ऐसे एक जज को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कोलिजियम सिस्टम द्वारा, जो
सीनियरिटी में काफ़ी पीछे हैं, डिसेंट भी रेज किया गया एक मेंबर द्वारा। तो कहीं ना कहीं अभी भी कोलिजियम सिस्टम को लेकर के, उसके फंक्शनिंग को लेकर के एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न बना हुआ है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सीधा सीधा तो नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फंक्शनिंग से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी द्वारा साल 2017 में। उस टाइम में तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, बट अभी भी आपको एनजेसी के बारे में जानना चाहिए। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Next topic is about China, an unsuitable partner for India. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is now on visit to China, and there he is about to meet China's president Xi Jinping at SCO summit. और ऐसी बातें हो रही हैं कि इंडिया will look forward to improve its trade relations with China, especially after US has increased tariff on Indian products, Indian exports to 50%। तो अब अमेरिका ने इतने सारे टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, तो नेचुरली इंडिया विल लुक फॉर सम अदर ट्रेड पार्टनर्स एंड चाइना कुड भी, ऐसी बातें हो रही हैं। बट ये आर्टिकल साफ साफ बताता है कि चाइना वॉन्ट बी अ सुटेबल पार्टनर फॉर इंडिया टू डील विद द करेंट क्राइसिस, क्योंकि एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद चाइना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, इट इज़ रादर गोइंग टू हेल्प चाइना ओनली। और ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम जिसको कहा जा गया है ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम। ओवर कैपेसिटी मतलब चाइना प्रोड्यूसेस मच मोर देन व्हाट इट कैन कंज्यूम डोमेस्टिकली। अपने देश में वो जितना कंज्यूम कर सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई चाइना इंगेजेज इनटू एन एक्टिविटी जिसको कहा जाता है डंपिंग। वो दुनिया के बाकी देशों में अपने सामान को सस्ते दामों पे बेचता है। चाइना की सरकार अपने एक्सपोर्टर्स को खूब सब्सिडी देती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को दुनिया के बाकी देशों में सस्ते दामों पे बेच पाए। रीज़न बीइंग चाइना में ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, दे प्रोड्यूस मच मोर देन व्हाट दे कैन कंज्यूम। तो अगर भारत ऐसे हालत में चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है तो और सारी डंपिंग देखने को मिल सकती है ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और चाइना से जब ज़्यादा सामान भारत में आएगा तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और नुकसान होगा, ना कि फ़ायदा होगा। तो चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सुटेबल पार्टनर टू डील विद द करेंट क्राइसिस। इनफैक्ट अगर दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए कि दुनिया के अलग अलग देश कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो चाइना अलोन प्रोड्यूसेस अबाउट 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे है अमेरिका विद 12%। इनफैक्ट दुनिया के बाकी के 10 देशों को अगर जोड़ दिया जाए, टॉप 10 कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जोड़ दिया जाए, तो इट इज़ क्लोज टू या इक्वल टू दैट ऑफ चाइना अलोन। चाइना अकेले उतना मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑफ गुड्स जितना बाकी के 10 देश मिल करके करते हैं। पिछले 30 सालों में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से राइज हुआ है। दैट इज़ द रीज़न वाई चाइना अलोन प्रोड्यूसेस व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट 10 टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कारण से चाइना के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करके और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर अभी भी देख लिया जाए तो भारत और चाइना के ट्रेड में भारत मैसिव ट्रेड डेफिसिट फेस करता है। जितना सामान हम चाइना से लगभग एक साल में इंपोर्ट करते हैं वो $113 बिलियन के आसपास है, और जितना हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं दैट इज़ हार्डली $14 बिलियन। सो वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ $99 बिलियन। एंड दिस इज डिस्पाइट टेंशन विद चाइना इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में स्पेशली आफ्टर गलवान वैली कन्फ्लिक्ट इन 2020 ये है ट्रेड रिलेशन। अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला नंबर और ऊंचा चला जाएगा, एंड इन दैट केस द ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन, और हमारे देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट और हमारे देश से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना में जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन 5 क्वार्टर हाई in Q1 of financial year 25-26. Again important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो बीता इन द मंथ ऑफ जून, उससे
रिलेटेड जीडीपी ग्रोथ डाटा आ चुका है. इंडियाज जीडीपी growth for first quarter in financial year 25-26 was 7.8%, which is highest in last 5 quarter. इसके पहले मार्च 2024 वाले क्वार्टर में इंडिया का ग्रोथ रेट जो था वो इससे ज़्यादा था, एंड दैट वाज 8.4%. ये जो अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखने को मिला है, इट इज़ इनफैक्ट हाइयर देन आरबीआईज प्रोजेक्शन. आरबीआई के हिसाब से भी इंडियन इकोनॉमी वॉज टू ग्रो ओनली एट अ रेट ऑफ 6.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर, और वो एक्सपेक्टेशन को लार्ज मार्जिन से बीट करते हुए इंडियन इकोनॉमी हैज़ एक्चुअली रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 7.8%. इसमें मेनली जो ग्रोथ आया है, इट हैज़ कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट हैज़ ग्रोन बाय 7.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6%, एंड सर्विसेज स्पेशली ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इट हैज़ ग्रोन बाय 9.3%. एंड सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी में, और सर्विसेज 9.3% के हिसाब से ग्रो हुई हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई ओवरऑल ग्रोथ रेट हैज़ बीन 7.8%. लेकिन आने वाले टाइम में देयर माइट बी चैलेंजेस. 2 मेन चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे. अमेरिका का बढ़ा हुआ टैरिफ, 50% टैरिफ, जिससे हमारे देश की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को नुकसान होगा. और अमेरिका जो अब नुकसान भविष्य में होगा वो तो होगा ही, लेकिन अमेरिका गवर्नमेंट ने जब से टैरिफ इंक्रीज करने का फैसला किया है, तब से कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, अमेरिका बेस्ड इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड टू पुल आउट फ्रॉम इंडिया, जिस कारण से देश के अंदर डॉलर की कमी हुई है. दैट इज़ द रीज़न वाई डॉलर महंगा होता जा रहा है. डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है. एंड नाउ रुपी हैज़ वीकेंड टू 88 रुपीज़ पर डॉलर. इट इज़ रिकॉर्ड लो फॉर रुपी. इतना कमज़ोर रुपया डॉलर के मुकाबले कभी नहीं हुआ था, और आने वाले कुछ वीक्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि रुपया डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर होगा, और वो 90 रुपये से भी ज़्यादा जा सकता है. तो ये जो रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, इस कारण से जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब महंगे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होगा इम्पोर्टेड आइटम्स महंगे होंगे. खासकर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो महंगे होंगे, और इस कारण से देश के अंदर महंगाई देखने को मिल सकती है इन कमिंग मंथ्स. तो दीज आर 2 मेन कंसर्न्स. दोनों अमेरिका से ही रिलेटेड हैं. एक तो सीधा सीधा टैरिफ जिससे एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, और रुपया का कमज़ोर होना जिससे इंपोर्ट कॉस्टली होगा. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 फॉर द ईयर 2023-24, साल 2023-24 का एनालिसिस को प्रेजेंट किया गया इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024. दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी. इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी. बट ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बाई BEE, बट इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर. जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, इस रिपोर्ट में बेसिकली हर साल इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कितना अच्छा काम किया है. एनर्जी एफिशिएंसी मतलब एनर्जी सेविंग्स एंड रिडक्शन ऑफ इमिशंस. इमिशन इंटेंसिटी मतलब जितना आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं उस हिसाब से कितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इकोनॉमिक जीडीपी में, उसके रेशियो कहा जाता है इमिशन इंटेंसिटी. तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेसिकली categorizes states and union territories on the grounds of their attempt to bring more and more energy efficiency in their territory. टोटल 66 तरीके के इंडिकेटर्स देखे जाते हैं इसमें कि बिल्डिंग कितनी एनर्जी एफिशिएंट तरीके से बनवाई जा रही हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज कितना एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी कितना बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना एफिशिएंट है, एग्रीकल्चर कितना एफिशिएंट है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ एंड ऑल. और स्टेट्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट. अब ये भी देखिए कि सारे के सारे जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी हैं उनको एक साथ कंपेयर नहीं किया जाता इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स. कुछ बड़े स्टेट्स हैं उनकी ग्रुपिंग अलग होती है, फिर मिड साइज़ हैं उनकी ग्रुपिंग अलग होती है, स्मॉलर स्टेट्स की अलग होती है. बिग स्टेट्स
बिग स्टेट्स यहाँ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी कंजम्पशन। तो बिग स्टेट्स में बेसिकली आते हैं वो स्टेट्स हुज एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी और मोर। 15 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल या उससे ज़्यादा का एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल या इन द फॉर्म ऑफ कोल, जिससे पावर जनरेट होता है। तो 15 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल की जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले जो स्टेट्स हैं उनको रखा गया ग्रुप 1 में, और उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है महाराष्ट्र। ग्रुप 2 में वो स्टेट्स हैं जिनकी कंजम्पशन 5 से 15 मिलियन टन्स है, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। और तीसरा है ग्रुप 3 जिसमें वो स्टेट्स हैं जिनकी कंजम्पशन है 1 to 5 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी, और इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एज फार एज एनर्जी एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड इज आसाम। तो एपीएससी के मेंस पेपर में एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं। एंड जो स्मॉलर स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑयल कंजम्पशन इज ऑयल एनर्जी या इक्विवेलेंट कंजम्पशन इज लेस देन 1 मिलियन टन्स, ग्रुप 4 उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है त्रिपुरा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दारूमा डॉल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले जापान विजिट किया और उसके बाद वो चाइना विजिट कर रहे हैं। जापान विजिट के दौरान ही वेंट टू दारूमा जी टेम्पल, अ वेरी कल्चरली इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ जापान। वहाँ पे उनको दारूमा डॉल गिफ्ट की गई विच इज़ कंसिडर्ड एज एन आइकॉनिक कल्चरल सिंबल ऑफ जापान। दारूमा डॉल जो है इसको दारूमा जापानीज विश डॉल भी कहते हैं, मतलब इससे आप जो मांगेंगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी। और वो गिफ्ट दिया गया दारूमा डॉल टू पीएम मोदी। दारूमा डॉल इज मेड अप ऑफ पेपर मसे। पेपर मसे मतलब बेसिकली जो पेपर रैक्स होते हैं उनको ग्लू के साथ मिला दिया जाता है। पेपर रैक्स और ग्लू को मिला करके उसको जब व्हेन इट इज़ लेफ्ट अलोन तो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होने लगता है, उसी को कहा जाता है पेपर मैसे। तो एक विस्कस सा थिक लिक्विड पेपर और ग्लू से बनता है पेपर मैसे, उसी से फिर ये दारूमा डॉल्स बनाए जाते हैं। दारूमा डॉल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ नोन एज डॉल फॉर गुड लक, इट ब्रिंग्स परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन। इस तरीके का राउंड शेप का होता है दारूमा डॉल और नीचे हेवी रहता है, इस कारण से इसको अगर आप थोड़ा सा टिल्ट भी करोगे तो वापस से अपराइट हो जाएगा। इसको आप कैसे भी रखोगे सीधा खड़ा हो जाएगा। इट इज़ राउंड शेप ओवरऑल बट अपराइट, इट गेट्स अपराइट व्हेन टिल्टेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डॉगलेग मैनूवरिंग से रिलेटेड सवाल था कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा में नहीं आ रहा है, तो यहाँ जा कर के गलत हो जाता है, थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से रिलेटेड ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज़ नॉट सोली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेशनल स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।